हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पर। आज हम सीबी स्टार्ट करेंगे, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट बुक है, मॉड्यूल 2 का 6 पेपर। ठीक है, आज उसे स्टार्ट करेंगे, उसका पहला चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैंने मैंने सीबी से रिलेटेड कुछ और वीडियो बना रखी हैं, ठीक है, जो लीगल टर्म समझने के लिए या फिर यहाँ से जो चैप्टर का हम सफर स्टार्ट करेंगे उसे समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें बहुत सारे बल्क डील, आखिर फिर मार्केट सर्वेलेंस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एंजल ब्रोकिंग क्या होती है, एंजल 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 इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि समझना। ठीक है, उसके बाद हम अगर चैप्टर पढ़े तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए स्टार्ट करने से पहले आप जो मैंने वीडियो बना रखी कुछ अपलोड कर रखी है रिलेटेड से भी, वो पहले आप देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए लेसन समझने में। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेसन 1 दे रखा है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ का एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफिनेशन दे रखी है कुछ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ग्रांट ऑफ recognition to stock exchange, withdrawal of recognition, power of central government, power of recognized clear corporation, power of SEBI, contract in security, listing security, right of appeal, penalty, procedure, offense, miscellaneous और security contract regulation act, case law, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते सीधा ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का? The objective of Security Contract Regulation Act 1956 is to provide for regulation of stock exchange. क्या करता है ये? रेगुलेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है। देन एंड of transaction security deal on them with a view to preventing undesirable speculation in them. और जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है, तो उन सिक्योरिटी को ट्रांजेक्शन बचाने के लिए ये प्रिवेंशन करता है अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन। जब स्पेकुलेशन ना हो स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी में, उसका भी ध्यान रखता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। द आल्सो सीक द रेगुलेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड द लिमिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे ना बेच के आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज बेच रहे हैं, तब उस चीज को भी रेगुलेट करता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब कहाँ कहाँ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, that provision of the act shall not apply to the central government, reserve bank, local authority or any corporation set up by special law or any power who is affected by transaction with the through agency of any such authority referred in this clause। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, लोकल अथॉरिटी या कोई भी कॉर्पोरेशन बाय सेटअप स्पेशल लॉ, ठीक है, जो इन सब चीजों पे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। Then any convertible bond or share warrant or any option or right in relation thereto, कोई भी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, शेयर वारंट और एनी ऑप्शन, ठीक है, और राइट इन रिलेशन देयरटू, ठीक है, ये सारे चीज इन सब पे एप्लीकेबल नहीं होता सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। Then the central government satisfy that in interest of trade and commerce or economic development of the country, it is necessary or expected so to do, it may by notification in official gazette specify any class of contract as a contract to which this act or any provision contained therein shall not apply, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे, जब उसे लगता है कि जरूरी है ट्रेड और कॉमर्स के लिए और इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए, वो किसी को भी बता सकता है, किसी नोटिफिकेशन दे सकता है इन ऑफिशियल गैजेट में, इन इन चीजों पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ मेन डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। पहला डेफिनेशन सिक्योरिटी, जो बताता है टू क्लॉज एच, ठीक है, टू क्लॉज एच बताता है सिक्योरिटी, ठीक है। अब सिक्योरिटी के डेफिनेशन, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स,
stock, bond, debenture stock, or other marketable security of a like nature or in nature in or of any incorporated कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी शेयर्स हो गया, ठीक है, कोई भी स्क्रिप हो गया, कोई भी स्टॉक या कोई भी बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक और कोई भी सिक्योरिटी जो अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक नेचर, जैसे सिक्योरिटी की तरह, शेयर्स की तरह है, ठीक है, उन सब पर भी उन सबको हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। फिर डेरिवेटिव unit or any other instrument issued by the collective investment scheme to investor in a such a scheme unit under section 11AA of SEBI Act 1992 उसके अंदर हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूनिट इशू करता है टू द मेंबर, वो भी हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। सिक्योरिटी रिसिप्ट, कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड in clause ZG of Section 2 of Securitization and Construction of Financial Enforcement of Security Interest Act 2002। सिंपल सी बात है, कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट जो यहाँ इशू करी गई है, ठीक है, इस क्लोज सेक्शन में इशू करी गई है इस एक्ट के अंदर, उसे हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। यूनिट और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर अंडर म्यूचुअल फंड स्कीम, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जो इशू करते हैं अपने मेंबर को यूनिट, उन्हें भी हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट whatever nom call issue to investor by an issuer being a special purpose destined entity which poses any debt or receivable including mortgage debt assignee an entity and acknowledging beneficial interest of such investor in a debt or receivable including mortgage at the case may be। कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपने जो इशू करी है इन्वेस्टर को, ठीक है, बाय द इशूअर कंपनी, उसे भी हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी सिक्योरिटी में इंक्लूड होगा। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर करा गया कि इसे हम इंक्लूड करेंगे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी, उससे भी हम सिक्योरिटी मानेंगे। राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, वो भी सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड करा जाता है। अब बात करते हैं स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या? स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड फॉर actual delivery of security and payment of price therefore either on the same day or as the day of the contract or the next day the actual period taken for the dispatch of security or the remittance of money transfer through the post being excluded from the computation of period of foresight if party to contract to not reside the same town or locality according to section 2 clause 1। ठीक है, स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, एक्चुअल डिलीवरी जो एक्चुअल डिलीवरी सिक्योरिटी का हो रखा है, ठीक है, एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस, हमें पे करना है और द सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, ठीक है। एक्चुअल पीरियड टेकर फॉर डिस्पैच ऑफ द रेमिटेंस ऑफ मनी थ्रू द पोस्ट बीइंग एक्सक्लूड, जो एक्चुअल पीरियड गिना जाएगा डिस्पैच के लिए, सिक्योरिटी डिलीवरी सिक्योरिटी डिस्पैच के लिए, ठीक है, वो उस दिन का नहीं गिना जाएगा, एक्सक्लूड कर देगा फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी फ्रॉम वन अकाउंट from the account of a beneficial owner to account of another beneficial owner when such security are deal with the deposit। अगर कोई भी बेनिफिशियल ओनर अपना शेयर्स किसी को ट्रांसफर करा दूसरे बेनिफिशियल ओनर को, उस वो भी स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करा जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। According to section 2 clause J, stock exchange means any body of individual whether incorporated or not constituted before corporatization and demutualization under the section 4A and 4B। कोई भी body of individual, ठीक है, जो incorporated हो रखी हो ना हो रखी हो और constitute before the corporation demutualization under 4A and 4B of security contract regulation act, उसे भी हम stock exchange बोलेंगे। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या फिर कंपनी एक्ट 1956 whether under a scheme of corporatization and demutualization or otherwise for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in security, इन सब को हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं।
अब बात करेंगे recognized stock exchange. Recognized stock exchange means a stock exchange which is for a time being recognized by central government. ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उन्हीं को कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया और आज के टाइम पे हमारे पास एनएससी एनबीएससी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू क्लॉज according to section clause AC, derivative include a security derived from a debt instrument, share, loan, whether secure, unsecured, risk instrument, or contract for a difference or any other form of security. कोई भी सिक्योरिटी जो ड्राइव हो रही है, ठीक है, ड्राइव हो रही है फ्रॉम द डेट, शेयर्स, लोन, वेदर सिक्योर, अनसिक्योर, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर सिक्योरिटी, उन्हें हम डेरिवेटिव में इंक्लूड करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडेक्स और प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, उन्हें भी हम सिक्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव ये भी सिक्योरिटी में आते हैं। And such other instrument as may be declared by the central government to be derivative, वो भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड करा जाता है। अब बात करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होते हैं। For the delivery of such good as may be notified by the central government in official gazette and which is not a ready deliver contract. Delivery contract for the delivery of such good as may be notified. ठीक है, साफ समझ आ रहा है, जो नोटिफाइड करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिशियल गैजेट for the difference which drive its value from price or index of price of such underlying goods or activity, service, right, interest. कोई भी ऐसी चीज जो ड्राइव कर रही है वैल्यू, ठीक है, ड्राइव कर रही है वैल्यू फ्रॉम और इंडेक्स ऑफ प्राइस और अंडरलाइंग गुड्स, उन्हें भी हम कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं सेक्शन 2 कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 क्या है? Lay down that any stock exchange desire of being recognized for the purpose of this act may make an application in a prescribed manner to the central government. Application shall contain particular as may be prescribed. ठीक है, क्या बोला है सेक्शन 3 ने कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन भरेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द गवर्नमेंट फॉर बिकम अ recognized stock exchange. Then and shall be complied by law of stock exchange for the regulation and control of contract and also copy of rule relating to general to constitution of stock exchange. ठीक है, और बायलॉ क्या होता है? बायलॉज क्या होता है? ये एक तरफ से मान लिया जाए कि मेमोरेंडम मान लिया जाए, ठीक है, जिसमें या फिर कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें लिखा हो कि हमें क्या करना है और क्या सही तरीके से करना है, ठीक है, वो होता है बायलॉज। एक तरफ से मान लिया जाए तो, ठीक है, मेन यही होता है, एक तरफ इसी समझने का यही तरीका है। अब पर्टिकुलर टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, पावर ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस बियर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एडमिशन इन स्ट्रक्चर, वरिष्ठ क्लास ऑफ मेंबर, क्वालिफिकेशन मेंबर, इन सबको लिखा जाएगा। Procedure for registration of partnership as member of stock exchange in a case of where the provider of membership and nomination appointment such authorization, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 3 हमने बात कर ली रिकॉग्नाइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की तरह डिजायर काम करना है तो हमें किसको एप्लीकेशन बनना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 3 के बाद बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है ले डाउन दैट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई, ठीक है, after the making such inquiry as may be necessary in this behalf, after obtaining such further information if any as may require, that is the rule and bylaws of stock exchange applying for registration are conformity with the such condition as may be prescribed with the view to ensure fair dealing or protect investor। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होता है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल कर रखी है, ठीक है, वो सही है, और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से? बाय रूल्स स्टॉक एक्सचेंज अप्लाइंग फॉर रजिस्टर, stock exchange is willing to comply with any other condition with the central government after consultation with the governing body of the stock exchange having regard to area served to stock exchange, its standing and the nature of security deal with by imposed purpose of carrying of activity that would be the interest of trade and also in the public interest guaranteed recognized stock exchange। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो ये सारी चीजें जो विलिंग करे कंप्लाई कर रहे कंडीशन को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड आल्सो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ है, उन सब
अगर देखेगा गवर्नमेंट ये सारे चीज कंप्लाई कर रही है, ठीक है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो एप्लीकेशन फाइल कर रही है टू बिकम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट ग्रांट a recognized stock exchange subject to condition imposed under upon it aforesaid and subject to may be prescribed। तो अगर उन्होंने कंडीशन कंप्लाई कर लिया, जो जो ये 3 कंडीशन दे रखी है, तो उन्हें उन्हें ग्रांट कर दिया जाएगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द कंडीशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट may be prescribed for the grant of recognized stock exchange may include among other matter condition relating to the qualification of member of stock exchange, the manner in which contract shall be entered into and enforced between member representatives of central government on each stock exchange by such number so not exceeding 3 a central government nominated in the behalf maintenance of account member and audit by chartered accountant where such government are required। central government अगर ग्रांट कर दिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से मैटर कंप्लाई करने पड़ेंगे एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, वो बता रखा है। द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का होना चाहिए, मैनर विन कॉन्टेक्ट बी एंटर वो बताएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टॉक रखा जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ मेंबर एंड देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कुछ कंडीशन दे रखे थे सेक्शन 4 में। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कब कब एक सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का ग्रांट दिया था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। वो बता रखे सेक्शन 5 में ले डाउन दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ओपिनियन दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज should in the interest of the trade or public interest be withdraw, the central government may serve the governing body of the stock exchange or write a notice central government is considering withdraw of recognized for the reason stated in a notice and after a given opportunity to governing body here in the matter the central government withdraw by notification in official gazette the recognized grant stock exchange। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लेना चाहिए टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो वो नोटिस देने के बाद नोटिस देगी, और नोटिस देने में नोटिस जब देगी उसमें रीजन लिखेगी कि क्यों हम विड्रॉ कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी देगी। उसके बाद वो विड्रॉ करेगी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। सो ये लिख रखा था सेक्शन 5 में। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस किस चीज के पावर हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, पहले पावर की बात करते हैं टू कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरी। ये किसको करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को। पावर जो है इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो किसके लिए, स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है। टू कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेल फर्निश टू द सेबी such a periodic return relating to its affairs as may be prescribed, ठीक है। हम कुछ जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हम उस सेबी को भी मानेंगे, ठीक है, सेबी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसलिए एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेल फर्निश टू द सेबी सच अ periodic return relating to affairs as may be prescribed। ये कौन से सेक्शन में बता रखा है, सेक्शन 6 में, ठीक है। इसमें बता रखा है सेक्शन 6 में every recognized stock exchange shall furnish to the SEBI such a periodic return relating to affairs as may be prescribed। Then every recognized stock exchange, every member thereof shall maintain and preserve for not exceeding 5 years such book of account। जो भी उन्होंने periodic return, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को भरे या फिर कोई भी बुक है, बुक ऑफ अकाउंट है, वो प्रिजर्व रखा जाएगा 5 ईयर के लिए, ठीक है। एंड अदर डॉक्यूमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि इसे आपको प्रिजर्व करना है एटलीस्ट 5 ईयर, ठीक है। After consultation with the stock exchange may prescribe in interest of trade in public interest such book of account and other documents shall be subject to inspection all reserved टाइम पास सेबी। अगर सेबी को लगता है कि हमें इन सब बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो जब चाहे तब वो सेबी इंस्पेक्शन कर सकती है बुक ऑफ अकाउंट का। Every recognized stock exchange furnish to the central government a copy of annual report which shall contain such a particular as may be prescribed by central government SEBI। The Security and Exchange Board of India, if it is satisfied that in interest of the trade or in public interest so to do any order in writing, अगर
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लगता है कि वो अगर वो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है तो वो मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग call upon a recognized stock exchange any member thereof to furnish in writing such information and explanation relating to affairs of stock exchange. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकती है या फिर किसी भी मेंबर को बोल सकती है कि आप मुझे फर्निश इन राइटिंग फर्निश करो राइटिंग में इंफॉर्मेशन और अफेयर्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। फिर अपॉइंट वन और मोर पर्सन टू टेक इंक्वायरी इन प्रिस्क्राइब मैनर इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ मनी, या फिर एक या एक से ज्यादा किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है फॉर द इंक्वायरी इन द स्टॉक एक्सचेंज। Then, where inquiry in relation to affairs of recognized stock exchange or the affairs of any of its member in relating to stock exchange has been undertaken, every director, manager, secretary, or officer of such stock exchange, every member of stock exchange, if a member of stock exchange firm, every partner, manager, secretary of the firm, or every other person or body of or person who has dealing in course of business with any other person mentioned clause ABC where the director shall be bound to procedure before the authority make inquiry all such book of account। ये सारे मेंबर है जो बाउंड होंगे अथॉरिटी से तो आपको इंक्वायरी करवाने में मदद करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 6 खत्म हो गया। ठीक है, कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न एंड इंस्पेक्शन। अब बात करते हैं टू डायरेक्ट रूल और मेक रूल्स। Central government, according to Section 8 of the Security Counter Regulation Act, Section 8 deal with this power of central government to make rules, direct rules, or to be made in respect of recognized stock exchange. सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है रूल्स के लिए टू बी मेड कि आप ये रूल बनाओ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देन to make any rules or to amend a rule already made in respect of all or any other matter, amend any rule already made in respect of all or any of the matter specified within a period of 2 months from the date of। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको ये रूल अमेंड करना है या फिर ये रूल आपको बनाना है, ठीक है, तो वो विद इन 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट टू मेक रूल और अमेंड फॉर रूल, जब से उन्होंने बोला है कि आपको अमेंड करना या फिर रूल बना रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपको 2 महीने के अंदर आपको वो रूल बना के रख देना है। अब बात करते हैं तो सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सुपरसीड मतलब होता है कि एक तरफ से हम बोले तो अपने पास रख लेना, ठीक है, अपने पास रख लेना। गवर्नमेंट जो होती है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। देन विदाउट prejudice to any other power vested in a central government under this act, where the central government is opinion that the governing body of recognized stock exchange should be superseded, then central government may serve on governing body a written notice that the central government consider the supersession of the governing body for the reason specified in the notice, and after a given opportunity to governing body to hear and matter in by notification of official gazette। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी रिकॉग्नाइज बॉडी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सुपरसीड कर लेना चाहिए तो वो नोटिस देगी और नोटिस में रीजन लिखेगी कि हम क्यों सुपरसीड कर रहे हैं। डिक्लेयर द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू सुपरसीड, ठीक है, और ऑफिशियल गेजेट में नोटिस देने के बाद सुनने के बाद ऑफिशियल गेजेट में बाय नोटिफिकेशन बता देगी कि किसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सुपरसीड कर रहे किस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, एंड मे अपॉइंट एनी पर्सन टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म ऑल पावर एंड ड्यूटी गवर्निंग बॉडी वेयर वन ऑफ देम आर अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंट वन ऑफ पर्सन चेयरपर्सन एंड अदर वाइस पर्सन, ठीक है, और जिस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सुपरसीड करेगी वहां अपने किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी, ठीक है, टू गवर्न रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये कौन से था सेक्शन 11। अब बात करते हैं Section 12 to supersede business of recognized stock exchange. If an opinion of central government an emergency has arisen and for the purpose of meeting the emergency, the central government consider expeditious or to do it may by not officially gazette for the reason to be set out their director recognized to suspend such of its business for a such period not exceeding 7 days.
and the interest of the trade on public interest require period should be extend mail notification extend set period from time. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इमरजेंसी टाइम कोई इमरजेंसी अराइज हो चुके, ठीक है, मीटिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो वो किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर सकता है फॉर नॉट एक्सेडिंग 7 डे, कोई केवल 7 डेज के लिए सस्पेंड कर सकता है, मगर अगर लगे कि वो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक के लिए सही है तो वो उस 7 डे को एक्सटेंड भी कर सकता है, इट मींस बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेक्शन 12, हमने सेक्शन 6 पढ़ लिया, सेक्शन 8 पढ़ लिया, सेक्शन 11, सेक्शन 12। अब बात करते हैं सेक्शन 16, टू प्रोहिबिट कॉन्टैक्ट इन अ सर्टेन केसेस। किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को मना करता है कि आप एंटर नहीं करेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन अ सर्टेन केसेस। According to section 16, stipulates that if central government is opinion that it is necessary to prevent undesirable in speculation in a specific security in any state or area, it may by notification of the gazette declare that no person in the state or area specified in a notification shall say with the permission of central government enter into contact for the sale or purchase any security specified in notification except to the extent in the manner. अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को मना करेगा कि आप इन केसेस में आप एंटर नहीं कर सकते, अगर आपको एंटर करना है तो मुझसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। अब बात करते हैं टू ग्रांट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है एक तरफ से बचाव, ठीक है, आपको बचाव दे रहा है, आपको एक कवच मिल रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी। आप किस चीज से कवच मिल रही है ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23O, द सेंट्रल गवर्नमेंट may, on recommendation by SEBI, if central government is satisfied that any person who is alleged to have violated any of the provision of this act, rule, regulation made thereunder, has made a full and true disclosure in respect of alleged violation, grant to such a person subject to condition think fit to impose immunity for prosecution for any offence under this act. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, तो वो सेबी के रिकमेंडेशन के साथ, ठीक है, बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो पर्सन वॉयलेट कर रखा हो कोई भी रूल्स रेगुलेशन या प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और उसने सही सही बता दिया है, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दे दिया कि उसने वो वॉयलेशन कर रखा था, तो उसके ऊपर उसको इम्यूनिटी ग्रांट करी जाती है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस। अब आगे चलते हैं टू डेलीगेट और मेक रूल्स। वो उसी तरह हो गया जो हम डायरेक्ट रूल्स की बात कर रहे थे सेक्शन 8 में, डायरेक्ट रूल टू मेड रूल अमेंड रूल, ये उसी से रिलेटेड हो गया। सो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म होता है। आप बात करते हैं पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉकेज। जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक होती हैं, जो अंडर सेक्शन 3 में एप्लीकेशन लेने के बाद और सेक्शन 4 में एप्लीकेशन मिल जाने के बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है, उनके पास क्या क्या पावर है। पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन पहला पावर मेक रूल्स रिस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट, देन टू मेक बायलॉज। बात करते हैं पहले पावर की। According to Section 7A of the Act, stipulates that a recognized stock exchange may make rules or amend any rules made by it provide for any following matter. Recognized stock जो होता है वो इन फॉलोइंग मैटर के इनसे रिलेटेड मैटर में कोई से भी अमेंड कर सकता है, कोई से भी चेंजेस कर सकता है। वो मैटर क्या होंगे? द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट टू मेंबर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग। किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप वोट नहीं दे सकते in respect of any matter, regulate of voting right in respect of any matter placed before stock exchange at any meeting, each member may entitled to have one vote। और बता सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो केवल एक ही वोट दे सकता है, ठीक है, एक वोट है उसके पास केवल, irrespective is paid of share capital। Then restriction on the right of the member to appoint another person as a proxy, और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। such incidental consequent supplement matter as may be prescribed given, और कोई से भी ऐसी incidental consequent and supplementary matter जो इन तीनों के रिलेशन से उन्हें भी अमेंड या चेंज कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब होता है किसी पर्सन को अपॉइंट करना बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा, तो कोई मेरे जगह कोई और मीटिंग अटेंड करे, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। अब कंपनी लॉ में बड़े आराम से पढ़ेंगे प्रॉक्सी के बारे में, ठीक है। सो अब हो गया सेक्शन 7A। अब बात करते हैं सेक्शन 9
टू मेक बायलॉज। अब बायलॉज जैसे मैंने बताया था बायलॉज होते क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। द एक्ट प्रोवाइड दैट एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू प्रोविजन अप्रूवल ऑफ सेबी मेक बायलॉज फॉर रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, रेगुलेशन हमारी कंपनी में मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी करते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह से बायलॉज भी होता है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं। अब बायलॉज में क्या क्या होना चाहिए ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, हम ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते क्या है, चलिए हम बताते हैं आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते क्या है। A clearing corporation is an organization associated with the exchange to handle the confirmation, settlement, delivery of transaction. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो हैंडल करते हैं और कंफर्मेशन करते हैं डिलीवरी ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो उनका सेटलमेंट करना है या फिर उनकी डिलीवरी करना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है। अब इनके रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग सेटलमेंट of all trade execute on stock exchange, deposit and collateral management and risk management function। पहला काम क्या है, क्लियरिंग फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑल ट्रेड, जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज उनको क्लियर करना है, सेटलमेंट करना, पहला क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम। ब्रिंग सस्टेन कॉन्फिडेंस, सस्टेन कॉन्फिडेंस बनाए रखना रिलेटिंग टू क्लियरिंग सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्रमोट एंड मेंटेन शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल। जो सेटलमेंट साइकिल होता है, हमारा सेटलमेंट साइकिल क्या हो गया, T+2, ठीक है, अब तो T+1 हो गया है, तो जो T+1 हमारा सेटलमेंट साइकिल है उसे कंट्रोल करना, मेंटेन करना और प्रमोट करना क्लियर कॉर्पोरेशन का काम होता है। प्रोवाइडिंग कंट्री पार्टी रिस्क गारंटी और ऑपरेटर टाई रिस्क कंटेन सिस्टम एक क्लियर कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 7(8)(a) subsection 1 provide that recognized stock exchange may with the prior approval of SEBI transfer the duty and function of clearing house to the clearing corporation। जितने भी क्लियरिंग हाउस है उनका अपना काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करना, बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी फॉर द पर्पस, किस लिए ट्रांसफर करेंगे, पीरियोडिक सेटलमेंट, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम यही है, पेमेंट करना, डिलीवरी करना और अदर मैटर इंसिडेंशियल द कनेक्टर देवर सच मैटर, इन सब चीज के लिए ट्रांसफर कर सकती है। पनिशमेंट फॉर कंट्रोवर्सी सेक्शन 9 subsection 3 of the act provide that bylaw made by specify bylaw the contravention of which shall make a contract enter into otherwise than in accordance with the bylaw void। अगर accordance with the bylaw हम नहीं चलते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे वो void कहलाएगा। ठीक है, provide that contravention of any of the bylaw shall render member concerned liable one or more of the following punishment। अगर किसी ने भी contravention करा जो bylaw हमने बना रखा था सेक्शन 8 में, ठीक है, सॉरी सेक्शन 9 में, अगर किसी ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो वो लायबल होगा या फिर फाइन के लिए, फिर या एक्सक्लूशन ऑफ मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, सस्पेंशन कर दिया जाएगा फ्रॉम मेंबरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फिर एनी पेनल्टी लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्व इन द पेमेंट ऑफ मनी, और कोई सी भी ऐसी पेनल्टी जो इन्वॉल्व नहीं करती हो मनी को, उसको लायबल होगा अगर मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है बायलॉज का। अब बात करते हैं पावर ऑफ सेबी। पावर्स ऑफ सेबी, पहले पावर की बात करेंगे टू मेक और अमेंड बाय लॉ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के पास पावर है कि वो स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उन्हें बोल सकता है कि आपने जो बायलॉज बनाया है उसे उसे बनाइए या फिर उसे अमेंड करिए, क्योंकि वो हमारे लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो उसके लिए बोल सकता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक को कि आप चेंज कर दीजिए या फिर अमेंड कर दीजिए अंडर सेक्शन 10, ये बता रखा है इसमें। अब आगे चलते हैं टू इशू डायरेक्शन। Section 12(a) provide that if after making or causing to be made an inquiry, the SEBI satisfies that in necessary interest of investor or order develop security market affairs of any recognized stock exchange, clearing corporation such as provided clearing or clearing settlement facility in respect of security being conducted in a manner determined interest of security market, secure a proper management of any stock exchange corporation, it issue such a अगर स्टॉक एक्सचेंज सेबी को लगता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्हें लगता है कि कोई भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टर के लिए, फिर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लिए, फिर कोई भी अफेयर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक कंट्रोल करने के लिए, मना करने के लिए, या फिर कोई भी
रिलेटेड टू क्लियरिंग ऑन ट्रेडिंग ऑफ सेटलमेंट या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो इशू कर सकता है डायरेक्शन टू एनी स्टॉक एक्सचेंज क्लियर कॉर्पोरेशन, ठीक है, फिर कंपनी हु सिक्योरिटी आर लिस्ट ऑन प्रपोज टू लिस्ट और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। टू मेक रेगुलेशन सेंटर सेबी कभी भी रेगुलेशन बना सकता है बाय नोटिफिकेशन ऑफ मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल मेड द अंडर एंड द कैरी आउट पर्पस। रेगुलेशन कितने बना भी रखे हैं आपके, रेगुलेशन बहुत सारा हो गया, ठीक है। पहला रेगुलेशन पहला LODR सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, ठीक है। फिर से अभी आया था इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018। ये सारे रेगुलेशन जब चाहे तब बना सकता है, ठीक है, सेबी आफ्टर मेक अ रेगुलेशन कंसिडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट देयर अंडर एंड कैरी आउट द पर्पस। अब बात करते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 23(1) डील विद द पावर टू एजुडिकेटेड बाय सेबी। सेबी may appoint any person officer or not below the rank of division of chief of SEBI to be adjudicate officer for holding inquiry in a prescribed manner after giving any person concerned reasonable opportunity of being heard with the purpose of impose penalty। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, अगर वो क्या करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट होल्डिंग करने के लिए अपॉइंट करे जाएंगे जो नॉट द बिलो ऑफ द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ ऑफिसर ऑफ सेबी होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए, कल मिलते हैं।